नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड न्यूज लेकर आपके साथ मैं हूं पूजा कविया गोमा। उत्तराखंड चारधाम यात्रा में रविवार को एक बड़ी दुर्घटना हो गई है जिसमें युगाडा के वित्त नियंत्रक की दुर्भाग्यपूर्ण मौत हो गई थी। इस घटना के 3 दिन बाद भी ये पता नहीं लगाया जा सका कि घटना के पीछे लापरवाही किसकी थी। मामले की जांच में जुटी डीजीसीए की टीम ने रविवार को घटना के समय हेलीपैड पर मौजूद कर्मचारियों से पूछताछ भी की। इस घटना के बाद उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण के सचिव दिलीप जावलकर का कहना है कि हवाई जहाज में यात्रा के दौरान यात्रियों की सुरक्षा मानकों के लिए हर सीट पर सुरक्षा गाइड रखी जाती है, जिससे यात्री सुरक्षा मानकों के प्रति जागरूक होते हैं। इसी तरह केदारनाथ में जिन कंपनियों को हेली सर्विस का जिम्मा सौंपा गया है उन्हें भी हेलीकॉप्टर के अंदर सभी इंतजाम करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि फिलहाल मामले की जांच डीजीसीए कर रही है। इसी वजह से क्रिस्टल एविएशन कंपनी को अभी भारत सरकार से हेली सर्विसेज शुरू करने की मंजूरी नहीं दी गई है, जबकि इस कंपनी से टिकट कराने वाले श्रद्धालुओं को अन्य कंपनियों के सहयोग से दर्शन कराने के निर्देश भी दिए गए हैं। जो दी गई है डीजीसीए के मानक, उसके बारे में बिल्कुल स्पष्ट है और उसको सुनिश्चित करना संबंधित पायलट की मुख्यतः जिम्मेदारी होती है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाता है उसके बारे में उस कंपनी की जिम्मेदारी होती है। तो अंतिमतः ये कॉल लेना होता है पायलट को कि वो कौन सी कंडीशंस में पाता है कि वो फ्लाइंग उसके लिए सेफ है, क्योंकि ये भी हमें समझना होगा कि जब वो अगर कोई किसी प्रकार के अगर रिस्क ले रहा है तो वो उसकी भी जीवन के लिए एक रिस्क होती है, क्योंकि वो खुद ही हेलीकॉप्टर चलाता रहता है। तो सामान्यतः इस तरीके के रिस्क पायलट्स लेते नहीं हैं, लेकिन एरर ऑफ जजमेंट होता है या किसी कारण से अगर और इस तरीके का अगर दुर्भाग्यवश इंसिडेंस हो जाता है। वहीं उधम सिंह नगर के 6 सिग्मा पॉलिटिकल कॉलेज में रोजगार मेले का शुभारंभ किया गया। रुद्रपुर के विधायक शिव अरोड़ा ने शिरकत करके मेले का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में कई स्कूलों के छात्र छात्राओं ने हिस्सा भी लिया, साथ ही 150 छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया और करीब 75 छात्र छात्राओं का चयन भी किया गया। इस दौरान नोएडा उत्तर प्रदेश के एपीसीएल के एचआर मैनेजर कुंवर श्रीवास्तव ने कहा कि पूरे देश में हमारी संस्था के द्वारा अलग अलग क्षेत्रों में नौकरी के लिए छात्र छात्राओं को मौके दिए जा रहे हैं। 3 चरणों में इन छात्रों को नौकरी में चयन के लिए प्रक्रिया से गुजरना होता है। साथ ही रुद्रपुर के विधायक शिव अरोड़ा ने कहा कि समय समय पर सरकार के आदेश के मुताबिक रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर छात्र छात्राओं को अच्छा प्लेसमेंट मिल सके। कॉलेज है, ये इंजीनियरिंग और फार्मेसी कॉलेज है। उत्तराखंड का निजी क्षेत्र का जो सबसे अच्छे कॉलेजेस हैं उसमें आज 6 सिग्मा के द्वारा एक पूल कैंपस का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें एक वर्ल्ड की रिनाउंड कंपनी ACP है, उसके द्वारा पूल कैंपस किया जा रहा है, जिसका बेसिक पैकेज 3 लाख से लेकर 6.5 लाख तक ये उसकी संभावना है कि पैकेज जो भी यहाँ सेलेक्ट होंगे उन्हें मिलेगा। और आज उनका पहले रिटन टेस्ट होगा, फिर ग्रुप डिस्कशन होगा, फिर कैंपस में जाके उनका टेक्निकल इंटरव्यू होगा और टेक्निकल इंटरव्यू के बाद जो भी स्टूडेंट्स हमारे सेलेक्ट होंगे उनका वहाँ मल्टीनेशनल कंपनीज में और इंडिया की सबसे अच्छी कंपनीज में सिलेक्शन होगा। निश्चित रूप से इस क्षेत्र के युवाओं के लिए बहुत बड़ा अवसर है। और इस पूल तो बता दें आपको, छात्र छात्राओं का चयन किया गया है और बच्चों को अच्छी प्लेसमेंट देने के लिए रोजगार मेले कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां पर स्टूडेंट्स को काफी उम्मीदें भी रहीं और बड़ी बड़ी कंपनियों के यहां पर एचआर मौजूद रहे। स्टूडेंट्स को यहां पर प्लेसमेंट भी मिला है। 150 जो स्टूडेंट्स है बताया जा रहा है उन्होंने हिस्सा लिया है रोजगार मेले में, उन्होंने शिरकत की है। तो उधम सिंह नगर में ये रोजगार मेला का आयोजन हुआ, जिसके तहत जो बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं हैं वो यहाँ पर प्लेसमेंट के लिए पहुंचे भी। मकसद यही है कि युवाओं को आगे बढ़ाया जाए और एक उनको नौकरी की दिशा में उनको जो रोजगार है वो मिल पाए, और इसी के मद्देनजर प्लेसमेंट भी उनको मिली है। अलग अलग जगहों पर बताया जा रहा प्लेसमेंट मिली है। इसमें से जो 75 छात्र छात्राएं बताए जा रहे हैं उनका चयन भी हुआ, यानी कि उनको चुन लिया गया है। तो रोजगार मेले का आयोजन उधम सिंह नगर में किया गया।
खबर पौड़ी से है, जहां पर एक बार फिर से सरकारी शिक्षक के नशे में धुत होकर विद्यालय पहुंचने का मामला सामने आया है। शिक्षक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग भी इस घटना से शर्मसार हुआ है। वहीं मुख्य शिक्षा अधिकारी आनंद भारद्वाज ने वायरल वीडियो की पुष्टि की और वायरल वीडियो को राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय घोड़पाला मल्ला बीरोखाल का बताया जा रहा है, जहां पर शिक्षक नशे में इस कदर चूर है कि उसे अपनी हरकतों पर शर्म भी नहीं आ रही। शराब के नशे में चूर शिक्षक व्यायाम का शिक्षक है, लेकिन व्यायाम का शिक्षक फिट रहने के बजाय शराब के नशे में चूर है और स्कूल पहुंचता है। विद्यालय पहुंचने पर स्कूल ऑफिस में स्टाफ के साथ अभद्रता से पेश आता है। वहीं मुख्य शिक्षा अधिकारी डॉक्टर आनंद भारद्वाज ने बताया, शराबी शिक्षक के खिलाफ पूर्व में भी जांच करवाई जा चुकी है। 2 बार शिक्षक को इसी तरह से निलंबित भी किया गया है। एक बार फिर से शिक्षक शराब के नशे में चूर होकर स्कूल पहुंचा, जिस पर खंड शिक्षा अधिकारी बीरोखाल को जांच सौंप दी गई है। रामनगर की करते हैं, जहां पर ट्रांसपोर्टरों ने कोतवाली पहुंचकर जमकर हंगामा कर दिया। नगर पालिका के पार्किंग ठेकेदार द्वारा की जा रही अवैध वसूली के खिलाफ नाराजगी जताते हुए पुलिस से कार्रवाई करने की मांग की है। ट्रांसपोर्टरों का आरोप है कि पार्किंग ठेकेदार के कर्मचारी रामनगर में अवैध रूप से वाहन चालकों और वाहन स्वामियों से पार्किंग के नाम पर निर्धारित मूल्यों से अधिक मूल्य वसूल कर रहे हैं। पैसे न देने पर ठेकेदार के कर्मचारी वाहन चालकों के साथ मारपीट पर उतारू हो जाते हैं। साथ ही आरोप है कि नगर पालिका नगर में अवैध रूप से ठेकेदार के माध्यम से पार्किंग जो शुल्क है वो भी वसूल रहे हैं, जबकि नगर पालिका द्वारा वाहनों के लिए नगर में कोई भी पार्किंग की व्यवस्था वाहनों के लिए नहीं की जा रही है। ऐसे में पार्किंग शुल्क के लिए वसूले जा रहे न्याय संगत नहीं बताया गया। ट्रांसपोर्टरों का यह भी आरोप है कि ठेकेदार के कर्मचारी वाहनों से जबरन 100 से 200 रुपए तक अवैध रूप से उगाही कर रहे हैं, जिस पर रोक लगनी चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि इस अवैध वसूली पर रोक नहीं लगाई जाती तो वो अपने वाहनों को नगर पालिका में खड़ा करके विरोध दर्ज कराएंगे। बहरहाल मामले में पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। पुलिस ने इस मामले में ट्रांसपोर्टरों को कार्रवाई करने का भरोसा दिया है। देखो, रामनगर में नगर पालिका द्वारा बहुत ही तानाशाही की जा रही है। पहाड़ क्षेत्र से जितने भी ट्रक हों, जीप हों, उनके जो भी ठेकेदार हैं सीधा 200 की पर्ची काटी जा रही है, जो कि बिल्कुल गलत है। क्योंकि हम कह रहे हैं जो भी मोटर मालिक है वो आपकी जो शुल्क है वो देने के लिए तैयार है, परंतु मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं नगर पालिका से कि आखिर में वो गाड़ियों को क्या सुविधा दे रहे हैं, कहाँ तुम्हारी पार्किंग है। अगर गाड़ी वाला रामनगर रोड में खड़ा करता है तो पुलिस वाला उनके चालान करते हैं, और नगर पालिका के पास कोई अपनी व्यवस्था नहीं है, ना कोई पार्किंग है। केवल ये तानाशाही है और केवल हमारे जो पहाड़ी क्षेत्रों से जो गाड़ियां चल रही हैं उनसे बदमाशी वसूली की जा रही है। अभद्रता भी की गई है, बिल्कुल अभद्रता भी की गई है। आज नहीं, बहुत बार की गई है, जिसकी शिकायत हमने नगर पालिका में की, परंतु आज तक कोई नहीं किया गया। आज सभी ट्रांसपोर्टर लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं। अगर आज 2 आदमी उनके यहाँ पर अभी तक वो हमने एफआईआर भी लिखा रखी है, अगर कल से नहीं होगा तो हमारी जितने भी पर्वतीय क्षेत्र से गाड़ियाँ आती हैं जिनसे शुल्क लेते हैं, हम सीधा नगर पालिका में गेट पर गाड़ी खड़ी करेंगे। नगर पालिका के नाम पे ये अवैध वसूली हो रही है, जिसमें पर्ची 50 रुपये, 100 रुपये मनमानी है, 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये, और अगर ड्राइवर द्वारा मना करने पर उससे मारपीट की जा रही है, उसको धमकाया जा रहा है। कोई पार्किंग नहीं रामनगर में, कहीं खड़ी कर दे रहे तो पुलिस वाले जैमर लगा देते हैं, ना खड़ी करो तो ये पार्किंग में इनकी 150-200 रुपये की पर्ची देंगे। उत्तराखंड का पूरा परमिट होने के बाद भी पर्चियां कट रही हैं। राजीव अग्रवाल हमारे साथ जुड़े हैं। राजीव, क्या समस्या है ट्रांसपोर्टरों की? काफी हंगामा इन्होंने किया है, अवैध वसूली से लेकर तमाम तरह के आरोप इन्होंने लगाए हैं। पार्किंग में जगह नहीं मिलती, बाहर ये अपने वाहन को खड़ा नहीं कर सकते। किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं? मैं आपको बताऊं कि रामनगर नगर पालिका हर साल पार्किंग का लाखों रुपए का ठेका देती है, लेकिन ट्रांसपोर्टरों का जो आरोप अगर है, और अगर हम देखें तो नगर पालिका ने पार्किंग की रामनगर में कोई व्यवस्था नहीं है। तो ट्रांसपोर्टरों का कहना है कि जब पार्किंग की व्यवस्था नहीं है तो ये पार्किंग के नाम पर जो शुल्क वसूला जा रहा है पूरी तरह अवैध है। उस
उसी को लेकर जो है जो ठेकेदारों को इस बार ठेका हुआ है, तो ट्रांसपोर्टरों का आरोप है कि जो नगर पालिका का निर्धारित मूल्य है वो 5 या 10 रुपए जो उनके बायलॉज में वो तय है, लेकिन उसके बावजूद भी ठेकेदार के कर्मचारी दबंगता दिखाकर वाहन चालकों और वाहन स्वामियों से 100 से 200 300 रुपए तक वसूल रहे हैं। और आज इस मामले में फिर से ट्रांसपोर्टरों ने नगर पालिका के ईओ और नगर पालिका अध्यक्ष का भी घेराव किया है और उन्होंने अपनी मांग को रखा है कि जो ये अवैध वसूली हो रही है और अभद्रता कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, इस पर रोक लगनी चाहिए और पार्किंग जो अवैध वसूली हो रही है इस पर रोक लगनी चाहिए। तो इस मामले में नगर पालिका अध्यक्ष ने भी आज आश्वासन दिया है इस मामले में ट्रांसपोर्टरों को कि ट्रांसपोर्टरों को किसी भी कीमत पर उजड़ने नहीं दिया जाएगा, ना ही कोई वसूली की जाएगी। उन्होंने कहा कि आज ठेकेदारों को जो है चेतावनी नोटिस उनके द्वारा जारी किया जा रहा है। यदि इसके बावजूद भी निर्धारित मूल्य से ज्यादा शुल्क अगर वसूला जाता है तो ठेका कैंसिल करने की कार्रवाई करने की उनके द्वारा बात की गई। और रात जो घटना हुई है, मंगलवार की रात को जो घटना हुई है उसमें मारपीट भी हुई है और कम से कम भारी मात्रा में ट्रांसपोर्टर कोतवाली पहुंचा और उन्होंने जमकर हंगामा भी किया, पुलिस के सामने अपना विरोध भी दर्ज कराया। तो पुलिस भी मामले की जांच में जुटी और नगर पालिका के अधिकारी और चेयरमैन अब जो है इसमें कार्रवाई की बात कर रहे हैं। देखना है कि अब कब तक ये वसूली बंद होती है या लगातार जारी रहेगी या ठेकेदार के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया राजीव अग्रवाल आपका तमाम जानकारी के लिए। बहुत शुक्रिया राजीव अग्रवाल आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए रामनगर से। खबर रुड़की से है, जहां पर गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के रामपुर गांव में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया और जिसके बाद दोनों पक्षों की ओर से जमकर पथराव भी हुआ। धारदार हथियारों का इस्तेमाल किया गया। इस खूनी संघर्ष में एक महिला समेत दोनों पक्षों के 5 लोग घायल बताए गए, जिनको उपचार के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती किया गया। बता दें कि रामपुर गांव में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच काफी समय से विवाद चल रहा है। आज सुबह फिर से किसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच गाली गलौज हुआ, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। फिलहाल मौके पर पुलिस बल को तैनात किया गया है। बात अब उत्तराखंड की चारधाम यात्रा की, जिसका शुभारंभ 22 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही हो गया। लेकिन यात्रा के शुरू होते ही कुछ दुखद खबरें सामने आने लगी हैं। यहां पिछले 3 दिनों में 3 तीर्थ यात्रियों की मौत हो गई। 2 श्रद्धालुओं की मौत हार्ट अटैक से हुई है, वहीं एक श्रद्धालु की मौत जानकी चट्टी स्थित पार्क में गिरने से बताई जा रही है। बीते साल चारधाम यात्रा के दौरान कई श्रद्धालुओं को जान भी गंवानी पड़ी थी। इस बार राज्य सरकार चारधाम यात्रा को श्रद्धालुओं के लिए सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। तीर्थ यात्रियों को यात्रा मार्ग पर बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही हैं। बावजूद इसके हार्ट अटैक से मौत का होना अब चिंता का विषय बना हुआ है, जिसको लेकर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट का कहना है कि चारधाम यात्रा में स्वास्थ्य विभाग द्वारा श्रद्धालुओं को स्वास्थ्य सुविधा मिले, इसकी पूरी व्यवस्था की गई है। कहीं भी किसी तरह की लापरवाही नहीं बरती जाएगी। जहां तक यात्रियों की मौत की बात है वो दुखद है, जन घटना है। इसमें ये नहीं कहा जा सकता कि ये स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही की वजह से हुई है। वहीं मामले में कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी का कहना है कि विपक्षी दल ने पहले ही अंदेशा जताया था कि इंतजाम नाकाफी हैं। स्वास्थ्य सचिव मौके का मुआयना करते हैं, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री को चारधाम यात्रा महत्वपूर्ण नहीं लगती। अभी तक स्वास्थ्य मंत्री चारधाम यात्रा में व्यवस्था देखने नहीं पहुंचे हैं और वो कर्नाटक चुनाव में व्यस्त हैं। तो उत्तराखंड की लाइफलाइन कही जाने वाली चारधाम यात्रा शुरू हो चुकी है। वहीं चारधाम यात्रा को लेकर स्वास्थ्य विभाग का क्या कुछ तैयारियां हैं, इसकी जानकारी लेने के लिए खुद स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर राजेश कुमार ने केदारनाथ की पैदल यात्रा करके जायजा लिया। हमारे सहयोगी ने उनसे खास बातचीत की। चारधाम यात्रा शुरू हो चुकी है और इस बार की चारधाम यात्रा में स्वास्थ्य सेवा की कैसी व्यवस्था है, किस तरह से स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, इसको लेकर हमारे साथ खुद स्वास्थ्य सचिव हैं, उनसे ही जानते हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले उन्होंने पूरी की पूरी जानकारी ग्राउंड लेवल पर जाकर ली है। सर, आप ग्राउंड लेवल पर ही पहुंच गए, क्या स्थिति है, कैसी है, अगर पूरे के पूरी बात करें हम स्वास्थ्य इस बार व्यवस्था की तो? देखिए, पिछले हफ्ते मेरे द्वारा बद्रीनाथ जी का भ्रमण किया गया और 2 दिन पहले केदारनाथ जी भी मैं हो आया पैदल। और इसका उद्देश्य बेसिकली ये था कि जो स्वास्थ्य विभाग की जो तैयारियां हैं उसको ग्राउंड लेवल पे परखना। और इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि पूरे चारधाम यात्रा वाले रूट पे हमने 7 लोकेशन पे लगभग 50 स्क्रीनिंग पॉइंट्स एस्टैब्लिश किए हैं। सभी स्क्रीनिंग पॉइंट्स में हम लोगों ने POCT डिवाइसेस दिए हैं, पॉइंट ऑफ केयर टेस्टिंग डिवाइसेस, जो लगभग 28 के आसपास टेस्ट करते हैं
बेसिकली लैब इन द बैग डिवाइस है और ये टेम्परेचर, पल्स, बीपी, ईसीजी इत्यादि वगैरह चेक भी कर लेता है। इसके अलावा जो खासकर मैं केदारनाथ जी वाले यात्रा मार्ग के बारे में बताना चाहूँगा कि 10 हमने मेडिकल रिलीफ पोस्ट एस्टैब्लिश किए हैं और यात्रा के बाद मैंने इंस्ट्रक्ट किया था हमारे ऑफिसर्स को कि कुछ और मेडिकल रिलीफ पोस्ट भी एस्टैब्लिश कर लें। जितने भी एमआरपीज हैं वहाँ पे हम लोगों ने डॉक्टर्स की तैनाती की है, पैरामेडिक्स की तैनाती की है और इस बार खास तौर पे हमने ये इंश्योर किया है कि जितने भी डॉक्टर्स या पैरामेडिक्स की तैनाती जिनकी हम कर रहे हैं वो बेसिक कार्डियक प्रोसीजर्स में ट्रेंड हों। इसके अलावा जितने एमआरपीज हैं वहाँ पे हमने कॉन्सेंट्रेटर्स, ऑक्सीजन सिलेंडर्स और पर्याप्त मात्रा में मेडिसिन भी रखी हुई है। सर, टोटल कितने डॉक्टर जो हैं वहाँ पर लगाए गए हैं? स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी आपने बोला है कि भेजे गए हैं, तो कितना है यार? खास तौर पर अगर कहा जाए, क्योंकि हार्ट अटैक जैसी मामले जब एकाएक पहुंच जाता है मैदानी क्षेत्र से कोई श्रद्धालु, तो ऐसी चीजें भी सामने आती है, तो उनको लेकर भी क्या है? देखिए, पूरे चारधाम यात्रा रूट में हमने लगभग 150 से 200 डॉक्टर्स के बीच में तैनाती की है, जितनी भी स्क्रीनिंग पॉइंट्स हैं हमारे। इसके अलावा उनका अगर कोई प्रीवियस मेडिकल हिस्ट्री है डिक्लेयर्ड तो उनको भी हम स्क्रीनिंग करेंगे और बाकी जो बीमार फेस वैल्यू पे बीमार दिखते हैं उनको भी हम लोग स्क्रीन करेंगे। डॉक्टर आर राजेश कुमार जो इस तरह से बता रहे हैं कि पूरी तैयारी की गई है और सबसे बड़ी बात यह है कि चारधाम यात्रा क्योंकि शुरू हो चुकी है और पिछले बार की अगर बात करें चारधाम यात्रा की तो कई सारे सवाल भी खड़े हुए थे स्वास्थ्य को लेकर, लेकिन जिस तरह से इस बार स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट में नजर आ रहा है, उस उम्मीद है कि यात्रा इस बार काफी सुगम और सुरक्षित रहेगी। मेरे सहयोगी धर्मेंद्र के साथ में योगेश सेमवाल, एपीएन न्यूज, देहरादून। चलिए, इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, सीधा रुख बड़ी खबर का, जो कि ग्रेटर नोएडा से आ रही है। गौर सिटी 14 एवेन्यू में भीषण आग की खबर आ रही है इस वक्त, जहां पर दमकल की तमाम गाड़ियां मौजूद हैं, मौके पर पहुंच चुकी हैं। बिल्डिंग में कई फ्लोर में भीषण आग की खबर आ रही है इस वक्त। ग्रेटर नोएडा के बिसरक क्षेत्र में गौर सिटी, जहां पर इस वक्त भीषण आग की खबर। हालांकि दमकल विभाग की तमाम गाड़ियां मौके पर मौजूद, आग बुझाने की तमाम कोशिशें वहां पर की जा रही है। आग लगने के कारण क्या है, किस वजह से आग लगी, ये सवाल बना हुआ है। तो ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर, जहां पर गौर सिटी 14 एवेन्यू में तस्वीरें आप देख रहे हैं भीषण आग की। तो दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। देखिए किस तरह से कई फ्लोर्स पर बताई जा रही है ये आग की घटना हुई है और एक के बाद एक धू धू कर ये धुआं जलता हुआ नजर आ रहा है। कई फ्लोर में भीषण आग नजर भी आ रही है। हालांकि एहतियाती तौर पर आसपास वहां पर जो फ्लोर्स है उनको खाली करवा दिया गया है। साथ ही वहां पर दमकल विभाग की गाड़ियां मौजूद है। आग बुझाने की तमाम कोशिशें वहां पर की जा रही है, लेकिन इस बीच कोई हताहत ना हो, कोई हानि ना हो, इस बात का भी ख्याल रखा जा रहा है। बड़ी खबर तस्वीरों के माध्यम से आप देख रहे हैं, गौर सिटी 14 एवेन्यू में भीषण आग लगी है। तो दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं, तस्वीरें आप देख रहे हैं। ग्रेटर नोएडा के बिसरक क्षेत्र में गौर सिटी, जहां पर यह आग की दुर्घटना हुई है। चलिए, इसी के साथ उत्तराखंड न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।